Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home बेटे. Stay home, stay safe. ठीक है. We are continuing with economics. हम पढ़ रहे थे बेटे लेसन नंबर 5 इंडियाज फॉरेन ट्रेड. ठीक है, मैंने देखिए 3 चीज़ों का मीनिंग आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड. वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में आता है बेटे, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की वैल्यूज यानी कि मनी के रूप में. कंपोजिशन ऑफ ट्रेड आता है नंबर ऑफ आइटम्स के, कितने आइटम्स का आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो. और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में अब आएगा टू विच कंट्रीज. ठीक है, डायरेक्शन यानी कि निर्देश किन कंट्रियों के साथ, किन देशों के साथ आप व्यापार कर रहे हो बेटे. तो अब आपको पढ़ना है इंडिया फॉरेन ट्रेड बेटे. पेज नंबर 104 है इंडियन इकोनॉमी का बेटे. हमें बुक की सहायता लेनी पड़ेगी बिकॉज बहुत ज़्यादा डाटा आपको दिए हुए हैं, देख लीजिए एक बार. तो आपको बताया गया है फर्स्ट में सिंस 1951 1951 के बाद डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड हैज आल्सो अंडरगोज ए सब्सटेंशियल चेंज बेटे. तो भारत की जो डायरेक्शन है यानी जिन जिन देशों के साथ हम व्यापार करते हैं उसमें काफी सिग्निफिकेंट चेंज आया बेटे, सब्सटेंशियल चेंज आया है. लिस्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग पार्टनर हैज टेंडेड टू एक्सपेंड ओवर टाइम. जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर की लिस्ट है बेटे, जिन देशों के साथ हम व्यापार करते हैं उनकी जो लिस्ट है वो कंटिन्यूसली बेटे चेंज होती जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है. विच पॉइंट टू आवर स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट, जो दिखाता है कि भारत ने अपने जो पैर है बेटे वो जमा लिए हैं अच्छी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में. तो पहले पॉइंट में आपको बताया गया भाई 1951 के कंपैरिजन में हम अब ज्यादा देशों के साथ व्यापार करते बेटे, जो कि दर्शाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अब भारत का भी कॉन्ट्रीब्यूशन आने लगा है. सेकेंड देखिए, प्रेजेंटली वर्तमान समय में आवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर, हमारे जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन कौन है. यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान, बेल्जियम. तो ये सारे लिस्ट थी बेटे हमारे ट्रेडिंग पार्टनर की. तो हम इतने सारे देशों के साथ व्यापार करोगे बेटे आप बिल्कुल विपरीत पाओगे. 1951 में भारत केवल और केवल यूके के साथ व्यापार करता था, उसी के साथ इंपोर्ट उसी के साथ एक्सपोर्ट, क्योंकि उनका बेटे कब्जा था भारत के अंदर, भारत के ऊपर कब्जा था उनका. ठीक है, भारत पे रूल करते वो, जिसके कारण उन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थे जो भारतीय प्रोडक्ट के वो केवल यूके के साथ ही सीमित रखे, बाकी देशों के साथ नहीं थे. और आज आपने देखी कितनी सारी बड़ी लिस्ट है बेटे, यूएई, ईरान, जापान, ठीक है, चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बहुत बड़ी लिस्ट है बेटे. ठीक है, जबकि जो हम इंडिपेंडेंस से पहले व्यापार करते थे वो केवल बेटे या तो यूके के साथ था या यूएस के साथ था या फिर कुछ कॉमनवेल्थ कंट्री जो राष्ट्रमंडल देश थे उनके साथ ही व्यापार हमारा सीमित था बेटे. थर्ड पॉइंट देखिए, ए नोटेबल फीचर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ पैटर्न ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इज दैट इन द रीसेंट ईयर बेटे, कि रीसेंट ईयर्स में जो यूएई है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यूएई, वो एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बेटे उभर कर आया भारत के साथ. भारत के साथ जो ट्रेडिंग रिलेशन है यूएई के काफी इंप्रूव हुए हैं बेटे. ठीक है, उनके जो भी प्रिंस वगैरह है वो यहाँ पर आते रहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर जाते रहते हैं. एक बार आपको याद होगा बेटे 15 अगस्त के ऊपर उन्होंने जो सबसे बड़ी इमारत जिसे कहते हैं बुर्ज खलीफा जो है बेटे, उस पर पूरा भारत का झंडा उन्होंने प्रिंट कर दिया था, मतलब पूरा भारत के झंडे से उसे नवाजा था बेटे. तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का सबूत था कि भाई भारत के साथ उनके जो बिजनेस रिलेशन है काफी अच्छे होते जा रहे हैं. बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर उभर कर आया यूएई हमारे साथ बेटे. तो रीसेंट ट्रेंड में यूएई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे साथ उभर कर आया, जबकि जो 2007 या 8 से पहले था बेटे भारत का जो मेजर ट्रेड था वो केवल यूएस के साथ होता था, लेकिन प्रेजेंटली अब यूएई के साथ होता है और यूएस सेकंड नंबर पर पहुंच जाता है बेटे, फॉलोड बाय चाइना. ठीक है, और उसके बाद चाइना आपका आता है. फोर्थ देखिए, यूएसए शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2018 एंड 19 वाज 15.8% बेटे. तो 2018-19 में जो एक्सपोर्ट था बेटे भारत का वो यूएस को कितना था, 15.9% था बेटे. वाइल यूएई, जबकि यूएई को हमने एक्सपोर्ट किया 9.1% का. चाइना का जो एक्सपोर्ट था बेटे, चाइना को हमने एक्सपोर्ट किया 5.1% का. चाइना को बेटे बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल कच्चा माल हम यहाँ से एक्सपोर्ट करके बेचते हैं बेटे. ठीक है, चाइना में जो ड्रग्स की इंडस्ट्री है, ड्रग्स का मतलब बेटे दवाइयों से है, ठीक है, वो वाला ड्रग नहीं है जो आप समझ रहे हो जिनसे दवाइयाँ वगैरह बनते बेटे. भारत बहुत ज़्यादा ड्रग्स का एक्सपोर्ट करता है चाइना को बेटे. चाइना की जो मेडिसिन इंडस्ट्री जीवित है वो भारत के कारण, मान लीजिए भारत के कारण ही वो जीवित है बेटे, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है. अदरवाइज बाकी प्रोडक्ट तो आप देख लो, इंडिया कहाँ एक्सपोर्ट कर पाता होगा बेटे चाइना को, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है दवाइयों का, ड्रग्स का.
इंपोर्ट की बात करते बेटे, एज फार एज इंडियाज इंपोर्ट इज कंसर्न, चाइना ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन। तो चाइना से बेटे नंबर 1 पे है, हम चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। चाइना से हमारा जो इंपोर्ट का शेयर है वो हाईएस्ट है किसी भी कंट्री के रिलेशन में। तो आपको बताया हुआ है 13.7% शेयर जो हम इंपोर्ट करते हैं वो चाइना से करते हैं बेटे। ठीक है, यूएसए नंबर 2 पर है, 6.9% हम इंपोर्ट करते हैं बेटे यूएसए। उसके बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया बेटे एक नोटेबल कंट्री है जिससे हम काफी ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका रीजन बेटे ये है कि सऊदी अरेबिया से हम जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल, वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और व्हीकल की संख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है बेटे। तो क्रूड ऑयल की खपत बहुत ज्यादा करता है भारत। ठीक है, बहुत ज्यादा खपत करता है बेटे भारत, तो इसलिए क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम सऊदी अरेबिया से। स्विट्जरलैंड से हमारा इंपोर्ट बेटे 3.5% है। ठीक है, 6 पॉइंट देखिए, सऊदी अरेबिया हैज आल्सो इमर्ज्ड एज अवर सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर। तो इस दिन इन्होंने स्पेशली अटेंशन पे किया है सऊदी अरेबिया को कि भाई सऊदी अरेबिया भी एक सिग्निफिकेंट पार्टनर उभर कर आया है भारत का। ठीक है, which is recording about 4% share in India's foreign trade between 2010, 11 and 18, 90 बेटे। तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड होता है उसमें लगभग 4% हिस्सा सऊदी अरेबिया से आता है। ठीक है, जो आपकी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसमें 4% जो पार्ट है वो सऊदी अरेबिया का होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मिलाकर बेटे। लास्ट पॉइंट है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का कि किन देशों के साथ हम व्यापार करते हैं बेटे। कह रहा है इट इज इंटरेस्टिंग दैट, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए एंड फ्री ट्रेड, चाइनीज गुड्स हैज डोमिनेटिंग द इंडियन मार्केट बेटे। देखो बुक्स में ही बता रखा है कि भाई ये एक फैक्ट है कि चाइना के जो गुड्स है वो भारतीय मार्केट में छाए हुए हैं पूरी तरह से। कहीं भी किसी भी देश के हिस्से में आप देख लो चाइनीज गुड्स छाए हुए हैं बेटे। आजकल हमारे हाथ में जो सेल फोन होता है वो भी सारे चाइना के निर्मित हुए होते हैं बेटे, एक दो अच्छी कंपनी सैमसंग या एप्पल को आप छोड़कर। ठीक है, तो चाइना के जो गुड्स है वो पूरे भारतीय मार्केट को डोमिनेट करते हैं, जबकि भारतीय गुड्स वहां देखने को आपको नहीं मिलेंगे। भारतीय गुड्स तो वहां अपनी धाक जमा ही नहीं पाए जितना कि चाइना ने अपने इंडिया के देश में जमा दिया बेटे। सो कॉन्सिक्वेंटली आवर इंपोर्ट फ्रॉम चाइना हैज राइजन मोर देन आवर एक्सपोर्ट टू चाइना बेटे। तो हमारा जो इंपोर्ट है चाइना से वो लगातार बढ़ते जा रहे बेटे, और एक्सपोर्ट इतने नहीं है, हम एक्सपोर्ट नहीं करते चाइना को इतना, जबकि इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा करते बेटे चाइना से। चाइना हैज सक्सीडेड मच मोर देन इन इंडिया हार्नेसिंग द गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बेटे। तो इन्होंने लास्ट लाइन में साफ साफ बता दिया कि चाइना ने जितना ज्यादा एडवांटेज, जितना ज्यादा गेन प्राप्त किया बेटे इंटरनेशनल ट्रेड का, उतना भारत ने बिल्कुल भी नहीं किया। चाइना ने बेटे एक साथ लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट को बनाकर विदेशों में अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट की है, जनरेट की है बेटे। विदेशों को, लोगों को मजबूर किया है कि वो चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करें। क्वालिटी भी अच्छी देने लग गए बेटे, ऐसी बात नहीं है कि चाइना के गुड्स में क्वालिटी नहीं होती, क्वालिटी भी अच्छी देने लग गए हैं। ठीक है, और बेसिकली प्राइस भी बहुत सस्ते होते हैं क्योंकि वहाँ की लेबर बहुत ज़्यादा है बेटे, और बहुत कम प्राइस पर, बहुत कम वेजेस है वहाँ पर। ठीक है, जो उनकी देश की गवर्नमेंट भाई उन्हें वेजेस देती है उसमें वो मान जाते हैं बेटे। तो इस वजह से जो चाइना के प्रोडक्ट है सस्ते होते हैं और अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं बेटे, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, इस साल जो सबसे ज़्यादा इनोवेशन की है बेटे, इनोवेशन यानी कि बेटे जिन्होंने अपने पेटेंट बुक कराए हैं वो चाइना या ऐसा देश है बेटे। लगभग 60,000 न्यू इनोवेशन उन्होंने दर्ज कराई है बेटे प्रीवियस ईयर में। यूएस भी उससे पीछे रह गया, 58,000 न्यू इनोवेशन यूएस ने दर्ज कराए बेटे। ठीक है, चाइना की कंपनी हुआई के आप देखते भी होंगे, फोन भी आते हैं, बहुत सारे आइटम्स बनाते बेटे हुआई वाले। उस कंपनी ने, ठीक है, सबसे ज्यादा इनोवेशन दर्ज कराई है बेटे, लगभग 10,000 के आसपास। तो चाइना ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है विदेशों की मार्केट को, जबकि भारत इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाया बेटे। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड हो गया एंड। आगे देखिए, आपसे बताया हुआ है 1991 अ ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड बेटे। 1991 को इन्होंने कहा है अ ईयर ऑफ डिवाइड, विभाजन का काल, विभाजन का समय, विभाजन वाला ईयर बेटे। क्यों? क्योंकि 1991 में एलपीजी, द ग्रेट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडियन हिस्ट्री बेटे, भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है इसको बेटे, एलपीजी को। ठीक है, द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की चेयरमैनशिप के अंडर अपनाई गई थी भारत ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बेटे ये रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन वो लेकर आए, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन उन्होंने अपनाया, और एक पिछड़ी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को जो एकदम दब चुकी थी बेटे, ठीक है, एकदम खत्म हो चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से जीवन दान दिया, फिर से उसमें एक ब्लड डालने का बेटे काम किया। तो इसीलिए इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज को दो
भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो प्री 1991 एरा और एक पोस्ट 1991 एरा। प्री यानी पहले, पोस्ट यानी कि बाद में बेटे। तो 1991 से पहले वाले समय में और 1991 के बाद वाले समय में बेटे। तो 1991 से पहले हम बेटे, ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है कि टिल 1990 तक वी वर रिलाइंग ऑन अ डिफरेंट ट्रेड स्ट्रैटेजी बेटे। हम डिफरेंट ट्रेड स्ट्रैटेजी पर रिलाई कर रहे थे, निर्भर थे बेटे। और इस स्ट्रैटेजी का क्या नाम था? द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी बेटे, विच फेल टू यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि 1991 से पहले जो हमारी पॉलिसी, उन्होंने एक स्पेशल नाम दिया कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड यानी कि पीछे की तरफ हम देख रहे थे, आगे भविष्य की तरफ नहीं देख रहे थे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी, या फिर इसे आप बोल सकते हो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी बेटे। द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, इट वाज ओनली इन 1991, केवल 1991 में ही दैट वी शिफ्टेड टू द स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन विच ट्रिगर्ड ए राइज इन आवर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स बेटे। तो 1991 के बाद ही हम एक दूसरी पॉलिसी पर गए बेटे, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी थी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बेटे नहीं थी। तो इसीलिए 1991 को ईयर ऑफ डिवाइड कहा जाता है, ठीक है। इसमें भारत ने एक स्पेशल पॉलिसी अपनाई जिसका नाम था LPG बेटे, ठीक है। अब हम ये 1991 से पहले जो पॉलिसी थी ना, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, इसे अब डिटेल में पढ़ेंगे बेटे, ओके, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, या फिर इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बेटे, ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो ये मैंने आपको बताया कि प्री 1991 से पहले की जो पॉलिसी थी भारत की बेटे, जो ट्रेड पॉलिसी थी, उसे ये स्पेशल नाम दिया गया कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी बेटे। तो ये स्ट्रैटेजी हमने 1991 से पहले अपनाई थी। 91 के बाद तो आपको पता ही है LPG पॉलिसी आ चुकी थी, द लिबरलाइजेशन, पैटाइजेशन एज वेल एज द ग्लोबलाइजेशन बेटे। लेकिन उससे पहले ये जो थी पॉलिसी थी, इसे हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी या फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी का नाम दिया बेटे। इसमें बताया हुआ है कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी रेफर्स टू द रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बेटे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मैं आपको बता चुका हूं, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे, क्योंकि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है भाई कि जो गुड्स, दोज गुड्स विच आर इंपोर्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नाउ they are produced in domestic country बेटे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि जो गुड्स हम पहले विदेशों से इंपोर्ट कर रहे थे, अब उन गुड्स को हम इंपोर्ट ना कर कर, ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री में ही उसका प्रोडक्शन करेंगे बेटे। ये होती है आपकी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी बेटे, कि जो गुड्स आप पहले बाहर से मंगा रहे थे उसका देश के अंदर ही क्या होगा, प्रोडक्शन किया जाएगा बेटे, ठीक है। और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाएगा फॉरेन कंपटीशन से, ठीक है बेटे। तो ये थी आपकी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। अभी इस इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए बेटे। पहले तो आपको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी की मीनिंग ही बताई हुई है कि भाई इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर earlier imported from rest of the world, now they are produced in India बेटे। तो जो गुड्स हम पहले बाहर से मंगा रहे थे, अब उनका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही किया जाएगा बेटे। ऐसा क्या किया इन्होंने, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए बेटे, फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए। क्योंकि देखिए आप बेटे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट हमें बेटे US डॉलर में करनी पड़ती है, ठीक है। इंडियन रुपीस को पहले US डॉलर में कन्वर्ट करेगा RBI, फिर US डॉलर पेड करेगा बेटे दूसरे नेशन को। तो इससे जो हमारी फॉरेन रिजर्व होता है वो कम हो जाता है बेटे। तो इसलिए इन्होंने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अपनाई भाई, कि हम जो गुड्स बाहर से मंगा रहे हैं उनका प्रोडक्शन यहीं पर ही करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है बेटे वो बच सके। सेकंड देखिए, जो फॉरेन एक्सचेंज था, यानी कि जो US डॉलर का रिजर्व था बेटे, फॉरेन एक्सचेंज था, ये चाहते थे कि उसका यूज केवल डेवलपमेंटल इंपोर्ट के लिए किया जाए बेटे। डेवलपमेंट का मतलब ऐसी चीजें जो देश के डेवलपमेंट में कारगर सिद्ध होती है, यानी कि कैपिटल गुड्स जिसमें मशीन वगैरह आती है बेटे, ठीक है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का यूज केवल मशीनों को इंपोर्ट करने के लिए किया जाए, ठीक है, मशीनों को मंगाने के लिए किया जाए, प्लांट को मंगाने के लिए किया जाए बेटे, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए असेंशियल चीजें हैं। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का यूज बेटे नॉर्मल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स के लिए नहीं किया जाए। फॉरेन एक्सचेंज डॉलर का यूज केवल मशीनें इंपोर्ट करने के लिए या प्लांट इंपोर्ट करने के लिए, या हैवी इक्विपमेंट जो होते हैं बेटे, भारी इक्विपमेंट, भारी उपकरण जो होते हैं जिससे जो
प्रोडक्शन होता है वो तेजी से होता है और देश को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलती है, उसमें यूज किया जाए बेटे फॉरेन एक्सचेंज का। ये था हमारा सेकंड बेटे उद्देश्य। थर्ड देखिए, ठीक है, बाय अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी द गवर्नमेंट प्रेफर टू इकोनॉमाइज यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बेटे। तो इस तरह से इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को अपनाकर गवर्नमेंट चाहती थी द इकोनॉमाइज यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि भाई फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का यूएस डॉलर का इकोनॉमाइज यूज किया जाए, यानी माइंड से उसका यूज किया जाए भाई, ठीक है। इसका बेटे अब देखो इन्होंने किस पर ध्यान दिया, इन्होंने ध्यान दिया कि भाई हमें फॉरेन एक्सचेंज को, ठीक है, बचा कर रखना है बेटे। एक स्ट्रेटजी आपकी हो किसी चीज को बचा कर रखा जाए और दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती है उस चीज को इंक्रीज किया जाए बेटे। तो 1991 से पहले भारत का एक मकसद था कि फॉरेन एक्सचेंज को बचा कर रखें हम, इंक्रीज करने के पीछे उनका उद्देश्य नहीं था बेटे, ठीक है। तो इसलिए ये चाहते थे भाई कि फॉरेन एक्सचेंज का यूज इकोनॉमाइज, सस्ता यूज किया जाए बेटे, ठीक है, अच्छे तरीके से उसका सस्ता प्रयोग किया जाए, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का। और उसके मैक्सिमाइजेशन की तरफ भारत का ध्यान था ही नहीं। देखो इन्होंने क्या रखा है, रादर देन मैक्सिमाइजिंग द फॉरेन एक्सचेंज। तो बेटे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान रहा, एक्सपोर्ट प्रमोशन पर ध्यान नहीं रहा, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन पर ध्यान रहता है, यानी एक्सपोर्ट हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व इंक्रीज हो जाता बेटे। गुड्स हम विदेशों में भेजते तो विदेशी लोग पेमेंट करते यूएस डॉलर के टर्म्स में, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता बेटे। लेकिन इंडिया ने एक्सपोर्ट प्रमोशन पर ध्यान नहीं दिया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान दिया टिल 1991। हाँ, 1991 के बाद जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो एक्सपोर्ट प्रमोशन की बढ़ गई बेटे। तो थर्ड पॉइंट आपको बताता है कि भाई हमने जो फॉरेन एक्सचेंज था उसका इकोनॉमाइज यूज करने की कोशिश की बेटे, उसका सस्ता प्रयोग, उसे सीमित रखने की कोशिश की, हमने उसे बढ़ाने की कोशिश नहीं की बेटे। और लास्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। फोर्थ पॉइंट है बेटे, जो गवर्नमेंट थी वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहती थी फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन से। वो नहीं चाहती थी भाई फॉरेन कंपनियां भारत के अंदर आए और हमारी डोमेस्टिक कंट्रीज को आउट क्लास कर दे बेटे, क्योंकि फॉरेन कंपनियां आती बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, बेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ बेटे, ठीक है, बेस्ट स्टाफ के साथ। उनकी टेक्नोलॉजी के सामने हमारा भारत टिक नहीं पाता, बिल्कुल भी कहीं भी आसपास उसके नहीं टिक पाता, जिसके कारण जो भारतीय इंडस्ट्री थी वो आउट क्लास हो जाती बेटे, खत्म हो जाती। तो फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए भारत ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाई बेटे। तो ये थी आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई जो गुड्स हम बाहर से मंगा रहे हैं उनका घर में ही प्रोडक्शन किया जाएगा बेटे। सेकंड, कि फॉरेन एक्सचेंज का यूज केवल डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स के लिए किया जाएगा, जैसे कि मशीनें हो गई, प्लांट हो गया बेटे, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, इनके लिए इसका यूज किया जाएगा। थर्ड, हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज का इकोनॉमाइज यूज करना था, हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसे सीमित रखने की तरफ ध्यान दिया। और फोर्थ बेटे, हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन बेटे। अब इसी टॉपिक के बगल में साइड में देखिए दे रखा है द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, कि हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट या कैसे सुरक्षित रख सकते हैं बेटे। तो 2 फॉर्म दे रखिए, टैरिफ एंड कोटास। टैरिफ यानी कि बेटे टैक्सेस, लिख लीजिएगा आप, टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, और कोटास तो आप समझते हो बेटे, इंपोर्ट कोटास फिक्स कर देना, ठीक है, कोटा लगा देना। कोटा यानी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस पुट कर देना बेटे, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो इन 2 चीजों के थ्रू हम क्या करते थे बेटे, इंपोर्ट को रोक देते थे। हाई टैक्स, देखिए मान लीजिए इंडिया में कोई चीज 15 रुपए की आपको पड़ रही है, बाहर से कोई चीज 10 रुपए की आपको पड़ रही है बेटे, तो वो सस्ता है, लोग क्या करेंगे, बाहर से मंगाएंगे। लेकिन अगर हम इस पर हाई टैरिफ पुट कर दे, इस पर 5 रुपए टैक्स लगा दे, तो ये भी आपको 15 रुपए का पड़ेगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी 15 रुपए का पड़ेगा। तो इस तरह से बेटे गवर्नमेंट जो होती है वो हाई टैक्स लगा देती है, जिससे कि जो इंपोर्ट करना है वो महंगा हो जाता है और इंडस्ट्री में डोमेस्टिक गुड्स का प्रयोग किया जाता है। तो हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई टैरिफ लगाए बेटे फॉरेन गुड्स के ऊपर। सेकंड देखिए कोटास, यानी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन पुट करना, कि भाई अगर आप बाहर से कोई पर्टिकुलर गुड्स मंगा रहे हो तो उसकी ज्यादा से ज्यादा 1000 यूनिट्स आप मंगा सकते हो, यानी कि ये हमने उसकी क्वांटिटी सेट कर दी, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी बेटे, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कर दिया। अब विदेशी लोग इससे ज्यादा यूनिट है, अब हमारे जो भारत के लोग हैं वो 1000 यूनिट से ज्यादा नहीं मंगा पाएंगे। इसे कहते हैं कोटा लगाना या क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस पुट करना बेटे।
नीचे और देखिए एक और टॉपिक है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता लग गया बेटे कि जो गुड्स हम पहले अर्लियर बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, नाउ दे आर प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक कंट्री, अब उसे हम घर में ही बनाएंगे और सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, यानी कि आत्मनिर्भर बन जाएंगे, विदेशों पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे, बाहर से गुड्स कम मंगाएंगे, इंडियन गुड्स का यूज ज्यादा करेंगे। ये होता है बेटे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जबकि इसके कंट्रेरी एक्सपोर्ट प्रमोशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है बाय इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हो तो इतनी लार्ज क्वांटिटी पर उसे बनाइए कि डोमेस्टिक डिमांड तो पूरी हो ही जाए, डोमेस्टिक डिमांड पूरी करने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है उसे हम क्या कर दें, एक्सपोर्ट कर दें, जिससे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो जाए बेटे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन बेटे, ये दो स्ट्रैटेजी है। 1991 से पहले हमारी स्ट्रैटेजी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, 1991 के बाद थी एक्सपोर्ट प्रमोशन बेटे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू।